क्या आप जानते हैं कि 4 मई 1799 को भारत के किस सुल्तान की मृत्यु हुई? अगर मैं ऐसा सवाल पूछूं तो निश्चित रूप से आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यह कोई ऐसी तारीख नहीं है जिसे याद रखा जाए। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो आप टीपू को जरूर जानते होंगे। टीपू सुल्तान आखिर था कौन? क्या वह मैसूर का शेर था? क्या वह कोई सुल्तान था? क्या वह राष्ट्रनायक था? या वह कोई खलनायक था? क्या वह भारत राष्ट्र के लिए लड़ रहा था? क्या वह स्वतंत्रता सेनानी था? या वह कोई ऐसा सुल्तान था जो कट्टरपंथिता से रंगा हुआ था और वह अपने किसी राज्य की रक्षा कर रहा था? आखिर ऐसा क्या है कि टीपू सुल्तान के बारे में उनकी मृत्यु की 2 शताब्दियों से अधिक समय बीत चुके हैं, लेकिन उनके बारे में तथ्यों को लेकर बहुत घालमेल है और विचार के स्तर पर साहित्यकार, लेखक, विद्वान, यहाँ तक कि राजनेता भी एक दूसरे से बटे हुए हैं कि टीपू सुल्तान को आखिर माना क्या जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आज दिन है शनिवार और आज मैं अंग्रेजी की जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है टीपू सुल्तान, द सागा ऑफ मैसूर्स इंटररेग्नम। ये इंटररेग्नम दरअसल क्या है? मैसूर के 1760 से 1799 के अंतराल का जो कालखंड है, उसकी जो कहानी है टीपू सुल्तान के बहाने, वह इस पुस्तक का नाम है। इसके रचनाकार हैं विक्रम संपत, और विक्रम संपत ने यह पुस्तक लगभग 950 पृष्ठों की यह पुस्तक है। 920 से अधिक पृष्ठ इसके अंदर हैं। उसके बाद कुछ चित्र भी हैं, फोटोग्राफ्स भी हैं। यह पुस्तक दरअसल टीपू सुल्तान पर किए गए अब तक के सर्वाधिक शोधपूर्ण कार्यों में से एक कार्य है। उनका कहना है कि टीपू सुल्तान दरअसल ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, इससे किसी व्यक्ति को इनकार नहीं हो सकता। उन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास में, विशेषकर 18वीं शताब्दी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन उनका जीवन, उनके जीवन की जो नीतियां हैं, उनके शासनकाल में जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई, उन पर बहुत तरह के विवाद हैं। समकालीन राजनीति जो है वह उन विवादों को तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट करने की बजाय उनको और भी बिगाड़ देती है, उनको और भी उलझा देती है। यहाँ तक कि साहित्यकार भी टीपू सुल्तान को लेकर बटे हुए हैं। इस पुस्तक की लंबी भूमिका में विक्रम यह लिखते हैं कि दरअसल अगर कन्नड़ साहित्य की बात करें तो गिरीश कर्नाड और U.R. अनंतमूर्ति एक खांचे में है और दूसरा खांचा जो है वह S.L. भैरप्पा और चिदानंद मूर्ति का है और दूसरे लोगों का है। कुछ लोग मानते हैं कि टीपू सुल्तान महान राष्ट्रभक्त की स्थिति में था, तो कुछ लोग उसे एक आक्रांता और एक मुस्लिम शासक के रूप में देखते हैं। ऐसा मुस्लिम शासक जो इस्लाम को लेकर भी बहुत आकर्षित था। यह पुस्तक दरअसल 20 अध्यायों में बटी है और वो जो 20 अध्याय हैं वह टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली खान से शुरू होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे यह बताते हैं कि किस तरह से एंग्लो मैसूर वार, जो कहेंगे कि मैसूर अंग्रेज युद्ध जो है, जो 4 बार हुआ और चौथे में उनकी पराजय हुई, उसका उल्लेख करते हैं।
विक्रम संपत अपनी पुस्तक में ये भी बताते हैं कि दरअसल टीपू सुल्तान को जो सत्ता है या उनके पिता को भी सत्ता उस तरह से नहीं मिली जिस तरह से मिलनी चाहिए। ये लोग कोई राजा, सुल्तान, सम्राट, बादशाह नहीं थे, बल्कि इनके पिता हैदर अली मैसूर के महाराजा की कृपा पात्र थे। लेकिन जैसे मैकियावली सोच वाले हैदर ने अपने ही उपकारकर्ता को उखाड़ फेंका, यानी जिस राजा ने उनको प्रश्रय दिया, उनको तरजीह दी, उनको उन्होंने उखाड़ फेंका और 1761 में वोडेयार की से मैसूर की गद्दी छीन ली। उनका कहना है कि ये जो युद्धग्रस्त बचपन मिला था टीपू सुल्तान को, उसने उनकी परवरिश पर, उनके आगे आने वाले जीवन पर बहुत प्रभाव छोड़ा। लेकिन पिता पुत्र ने मैसूर को अंग्रेज़ों के खिलाफ जो उनकी जंग थी, जिसे एंग्लो मैसूर युद्ध कहा जाता है, उसमें ये 4 युद्ध हुए और उन चारों युद्धों का अपना एक अलग नतीजा था। हैदर के नेतृत्व में पहले जो 2 युद्ध हुए थे उसमें अंग्रेज़ जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय थी, उस समय ब्रिटिश शासन के हाथ में भारत की सत्ता नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को घुटनों टेकने पड़े और स्थिति यह हो गई कि मद्रास तक दुश्मनों का हैदर ने पीछा किया, पिता पुत्र की जोड़ी ने, और अंग्रेज़ों को ऐसी अपमानजनक संधि के लिए बाध्य किया और जिस पर हस्ताक्षर कराए, जिसकी गूंज लंदन तक उस ज़माने में पहुंची थी। लेकिन इस सफलता का जो अहंकार था वह टीपू सुल्तान जब राजा बनते हैं तो उनके सर पर इस तरह से चढ़ गया कि जिन पड़ोसी राज्यों ने इस युद्ध में, एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर का साथ दिया था, वे उनके ही खिलाफ हो गए और उन पर ही हमला करने लगे। टीपू की जो युद्ध की लालसा थी, युद्ध की प्यास थी, वह मालाबार, मैंगलोर, त्रावणकोर और कुर्ग पर उन्होंने हमला किया और उस हमले का नतीजा ये हुआ कि वहाँ भयानक मौतें हुई, भयानक विनाश हुआ, सामूहिक रूप से धर्मांतरण हुआ, स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए और धार्मिक स्थलों को अपवित्र किया गया, जो काम इनके पिता के समय में नहीं हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं, इस पुस्तक में विक्रम यह लिखते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि टीपू सुल्तान एक चतुर प्रशासक और बहादुर सैनिक थे, लेकिन विरोधियों के साथ जो उनकी रणनीति थी, जो उनका चातुर्य था, वह जो है दरअसल इस बात पे यहाँ पे लड़खड़ा गया कि हिंदू जो है बहुसंख्यक हैं और उनके साथ जो कूटनीतिक संतुलन उनके पिता हैदर ने रखा था उसको वो बरकरार नहीं रख सके। यही कारण है कि 18वीं सदी के इस प्रशिक्षित सैन्य योद्धा के बारे में जितनी भी बात कही जाए, चाहे जो भी प्रयास किए जाएं, वो प्रयास जो है वह उनके इतिहास को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। वे 6 मार्च 1930 को टाइम्स ऑफ इंडिया में टीपू का पुनर्वास, अगर हिंदी में मैं कहूँ तो, जो रिपोर्ट छपी थी, जो महात्मा गांधी के यंग इंडिया में लिखे एक लेख से ली गई थी और महान जर्मन इतिहासकार ने जो है इसमें टीपू सुल्तान जैसा वह था के शीर्षक से जो लेख लिखा था, उसमें इस बात के लिए टीपू सुल्तान की प्रशंसा की गई थी, बल्कि महात्मा गांधी को कोट करते हुए कि वह इतना साहसी था कि मृत्यु के समय में उसके हाथ में तलवार थी। इस बात की आलोचना करते हैं और विक्रम यह कहते हैं कि दरअसल हमें ये समझना चाहिए कि जब हम उदारवादी सहिष्णुता की बात करते हैं, उदारवादी सोच की बात करते हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि दरअसल हम मुस्लिम राजाओं को कट्टरपंथी और अंग्रेज़ों को विदेशी जब ये कहते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर दरअसल इस देश को किन लोगों से लड़ना पड़ा था। एक ही व्यक्ति दोनों ही स्थितियों में, यानी एक साथ कट्टरपंथी देशभक्त या दोनों हो सकता है क्या? हम टीपू सुल्तान को क्या समझे? देशभक्त सेनानी, देश का रक्षक या कट्टरपंथी
आक्रांता, एक ऐसा व्यक्ति जिसने न केवल क्षेत्रीय प्रांतीय राजाओं को चुनौती दी बल्कि उन पर हमले किए और हमला करके कब्जा करने के साथ धर्मांतरण की प्रक्रिया को बढ़ाया। और उनका कहना है, विक्रम संपत का कहना है कि दरअसल टीपू सुल्तान के बारे में जो तथ्यात्मक स्थितियां हैं वो इसलिए भी अलग हैं क्योंकि वामपंथी विचारधारा के इतिहासकारों ने और जो राजनीति है जो एक तरह से दोनों पक्षों की, वो यहाँ पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी किसी को भी बख्शते नहीं हैं संपत। और उनका कहना है कि दरअसल हम हर जगह विचारों के आधार पर आगे बढ़ते हैं। इवन मतलब विक्रम संपत जो बात कहते हैं, एस एल भैरप्पा ने बाकायदा इस बात का उल्लेख किया है कि जब किसी एक दौर में उनको एक बैठक में जब वो थे तो उनको ये कहा गया कि बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें नहीं भरी जानी चाहिए कि बच्चों को ये लगे कि इतिहास में मुस्लिम या दूसरे राजा आक्रांता थे और उन्होंने भारत की जो सामाजिक समरसता है, जो धार्मिक एकता है, उन पर चोट पहुंचाई थी। लेकिन संपत का कहना है कि दरअसल हमें इतिहास को किसी विचार बिंदु के जगह पे तथ्यों के साथ देखना चाहिए, न कि इस बात से पर आधार करना चाहिए कि बच्चे क्या सोचेंगे। उनका कहना है कि दरअसल हमें टीपू सुल्तान के कार्यकाल को, उसके कालखंड को, उसके युद्ध को, उसके विचार को हर दृष्टि से समझना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कूटनीतिक तौर पर भी टीपू सुल्तान ने कई जगहों पे, यहाँ तक कि सरकार एक खुदादाद के रूप में अपनी पहचान बनाई थी और विदेशों में भी वह अपनी दूतावास बनाने में, उस समय विदेशी संबंध बनाने का भी उन्होंने काम किया था। इसके अलावा सैन्य बल को संगठित किया था। निश्चित रूप से विदेशों से लड़ने के पीछे जो उनकी क्षमता थी वह उन्हें दूसरे शासकों से, उस दौर के शासकों से अलग करती है। लेकिन जब हम प्रतीक बनाते हैं तो हमें ये बताना चाहिए कि इतिहास के छात्रों को दरअसल केवल भावनाओं में बहकर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की बजाय उन्हें व्यवहारिक स्थिति समझनी चाहिए। और हमें ये समझना चाहिए कि टीपू सुल्तान को अगर देखना है तो विक्रम संपत इस बात पर बल देते हैं कि हमें बजाय टीपू सुल्तान को दूसरे राजाओं और दूसरे मुग़ल शासकों की तुलना में, केवल अगर हम उनके पिता हैदर अली की तुलना में देख लें तो भी बात समझ में आ सकती है। टीपू सुल्तान की रक्त रंजित नीति क्या थी, राज्यों के साथ उनके संबंध क्या थे, श्रीरंगपटना किस तरह से वह साम्राज्य अस्त हुआ, जो आखिरी एंग्लो मैसूर वार था उसकी क्या परिणति थी, दो युद्धों के बीच क्या स्थिति थी, किस तरह से दक्षिण के आतंक के रूप में टीपू सुल्तान की व्याप्ति हो गई थी। उस दौरान ब्रिटिश और दूसरे जो विदेशी शक्तियां थी जो भारत पर नज़र लगाई थी, उन सब की क्या स्थिति थी, इन सबको भी समझाने में यह पुस्तक उपयोगी भूमिका निभाती है। अगर आप इतिहास के को समझना चाहते हैं और इतिहास के पीछे आज के फेसबुक और इंस्टाग्राम से इतर या सरसरी तौर पर जो तथ्य रखे गए हैं उनसे इतर बातों को समझना चाहते हैं तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। यह एक बृहद आकार की पुस्तक है, लेकिन यह दक्षिण के इतिहास पर एक विशद दृष्टि डालती है, साथ ही उस सोच को भी कटघरे में खड़ा करती है जो सोच हमारे पुराने राजाओं को, जो अपने राज्यों की रक्षा करने के लिए लड़ रहे थे, उनको महानायक के तौर पर रखती है। दरअसल इसमें कई सारे चित्र हैं जो ब्रिटिश लाइब्रेरी आर्काइव से लिए गए हैं, जो इस पुस्तक को महत्वपूर्ण बनाते हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस ने इस पुस्तक को
प्रकाशित किया है। 499 रुपये इसका मूल्य है हार्ड बाउंड संस्करण का। और इतिहास के शोधार्थियों के लिए, इतिहास के छात्रों के लिए, राजनीति के छात्रों के लिए, भारत की सामाजिकता का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए और धार्मिक समरसता और धार्मिक जो तंतु हैं भारत के, किस तरह से भारत बना था और दक्षिण भारत उत्तर भारत की क्या स्थितियां थी, किस तरह से मिथक, दक्षिण पंथ, वाम पंथ और कांग्रेस के समय में भी जिस तरह से विचार रखे गए। टीपू सुल्तान केवल हिंदू धर्म के स्थलों की बात नहीं थी, बल्कि इस्लाम की प्रखरता को स्थापित करने के लिए उन्होंने कई चर्चों को ध्वस्त किया था और उसके चलते ईसाई भी उनसे नाराज़ थे। यह अलग बात है कि आप यह कह सकते हैं कि उनका युद्ध चल रहा था अंग्रेज़ों से, इसलिए उन्होंने कब्जे के बाद चर्च तोड़े होंगे। तो हर युद्ध में धार्मिक स्थलों को क्यों तोड़ा जाना चाहिए? हर युद्ध के बाद विजेता जो है, शासक जो है, वह धर्म परिवर्तन क्यों कराना चाहिए जिन लोगों पर वह हमला करता है? ये युद्ध जो है केवल राज्यों पर एक दूसरे की चढ़ाई हैं या राज्यों पर राजाओं का अधिकार बताते हैं या शासकों का अधिकार बताते हैं या आम नागरिकों पर अपना अधिकार जताते हैं? वे लोग जो रोजी रोटी करते हैं, तो चाहे वह रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वह इजराइल और गाजा पट्टी का युद्ध हो, या भारत में किसी भी स्तर पर चलने वाले युद्ध हों, यह पुस्तक दरअसल ऐतिहासिकता के संदर्भ में विजेताओं, शासक और शासित, सैनिक और हताहत दोनों के बारे में एक दृष्टि प्रदान करती है और भारत के वर्तमान भारत को समझने के लिए नए दृष्टिकोण को देती है, खासकर टीपू सुल्तान के माध्यम से दक्षिण भारत के उस इतिहास को। शशि थरूर ने इसीलिए इस पुस्तक को इंगेजिंग एंड रिमार्केबली रिटन कहा है। इस पुस्तक के लिए विक्रम संपत को बहुत बहुत बधाई, और आप सभी को भी कि टीपू सुल्तान को समझने के लिए एक देशभक्त सेनानी के रूप में समझने के लिए, एक विशिष्ट सैनिक के रूप में समझने के लिए, एक कहेंगे कि हारे हुए कूटनीतिज्ञ के रूप में समझने के लिए, या एक राज्य उन्मादी शासक को समझने के लिए क्या दृष्टिकोण है? आप इन तथ्यों पर जाएं, पढ़ें, समझें और खुद अपनी राय बनाएं। उम्मीद है कि अंग्रेजी पुस्तकों पर हर शनिवार को लेकर आने वाला मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। मेरी यह कोशिश होती है कि हमारे जो भी दर्शक हैं वो अंग्रेजी पुस्तकों के बारे में भी जान सकें, ताकि अगर वे पुस्तकें भविष्य में भाषांतर होकर भारतीय भाषाओं में आएँ, हिंदी में आएँ, दूसरी भाषाओं में आएँ, तो भी आपको पहले से जानकारी रहे कि इस तरह की पुस्तक आ चुकी है। और अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो भी उन पुस्तकों को पढ़ सकें, खरीद सकें, जान सकें। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। अगले शनिवार फिर मैं ऐसी ही किसी अंग्रेजी की पुस्तक के साथ मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।